Fall of the USSR 25 दिसंबर 1991 मॉस्को में क्रेमलिन पर आखिरी बार सोवियत फ्लैग लहराता है। वंस माइटी सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर दुनिया के नक्शे से गायब हो जाता है। दोस्तों, एक समय पर सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री हुआ करता था। ये 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया कवर करता था। इसके पतन के बाद वर्ल्ड मैप पर 15 नए देश जन्म लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ 1991 में कि सुपर पावर यूएसएसआर का 72 साल का अस्तित्व अचानक से खत्म हो गया? कैसे इतना बड़ा एम्पायर पूरी तरह बिखर गया? आइए जानते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, सोवियत यूनियन ऑफिशियली यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर का जन्म 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद हुआ था। अक्टूबर क्रांति या रेवोल्यूशन में बोल्शेविक्स रशियन प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते हैं। इससे पहले फरवरी रेवोल्यूशन के जरिए ऑटोक्रेटिक रूलर जार निकोलस II को रिप्लेस करके इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था। हालांकि ऑफिशियली न्यू गवर्नमेंट की फॉर्मेशन रशियन सिविल वॉर के बाद होती है, जो 1922 तक चलता है। 1922 में जब यूएसएसआर फॉर्म होता है, तब ये 4 रिपब्लिक से मिलकर बना था, जो थी रशियन, यूक्रेनियन, बेलारूसियन और ट्रांसकोकेशियन रिपब्लिक्स। आगे चलकर ये 15 रिपब्लिक्स का यूनियन बन जाता है। लेनिन की लीडरशिप में फॉर्म हुए यूएसएसआर को स्टालिन एक टोटलिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर वर्ल्ड की सुपर पावर के रूप में उभरता है और इसी के साथ यूएसए के साथ इसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि कोल्ड वॉर भी शुरू हो जाता है। करीब 5 दशकों तक वर्ल्ड पावर रहने के बाद यूएसएसआर में डिक्लाइन के साइंस नजर आने लगते हैं। इसके पीछे यूएसएसआर के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे। एक एक करके समझते हैं। इंटरनल वीकनेसेस ऑफ द यूएसएसआर। दोस्तों, यूएसएसआर एक टोटलिटेरियन स्टेट था। यहां पर किसी भी तरह की सिविल लिबर्टीज लोगों के पास नहीं थी। पूरी तरह ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन सिस्टम यहां की पहचान बन चुका था। इसी के साथ वन पार्टी सिस्टम, जिसमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी थी, लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं था। इसके अलावा एक बड़ी समस्या यह थी कि यहां रशिया का डोमिनेंस था। कहने का मतलब यह है कि रशिया के अलावा बाकी रिपब्लिक्स के इंटरेस्ट की अनदेखी हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ रशियन थी और किसी भी रिपब्लिक की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसके अलावा रशियन कस्टम्स को रिपब्लिक्स के लोकल कस्टम्स की जगह प्रमोट किया जाता था। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिविजुअल रिपब्लिक्स को सिस्टम से नफरत होने लगी थी। वो किसी भी तरह इस अथॉरिटेरियन रूल से बाहर आना चाहते थे। इसके साथ ही रिपब्लिक्स में बढ़ती हुई नेशनलिस्ट फीलिंग्स भी यूएसएसआर के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई थी। इसके अलावा कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर डिफेंस और स्पेस पर जरूरत से ज्यादा खर्च करता है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सफर करने लगते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने लगती है। लोगों को डेली नेसेसिटीज के लिए परेशान होना पड़ता है। ये सब तो यूएसएसआर की इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इन्हें कंपाउंड करते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स। दोस्तों, यूएसएसआर की इंटरनल वीकनेसेस को और भी स्टार्क एक्सटर्नल फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक नेशंस की प्रोग्रेस। जब यूएसएसआर के लोग अपने नेबरिंग डेमोक्रेटिक नेशंस जैसे कि वेस्टर्न जर्मनी, फ्रांस एटसेट्रा को प्रॉस्पर होते हुए देखते हैं, तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो खुद कितना पीछे हैं। उनके इस रियलाइजेशन में बड़ा रोल प्ले करता है कोल्ड वॉर के दौरान यूएस प्रोपेगेंडा। इसके साथ ही ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यानी कि सोशलिस्ट ब्लॉक में क्राइसिस भी यूएसएसआर को कमजोर बनाती है। एक एक करके ये कंट्रीज यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस से बाहर होती जाती हैं। ये तो बात हुई यूएसएसआर के कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस की। लेकिन एग्जैक्टली यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है? क्योंकि ये चैलेंजेस तो काफी समय से बने हुए थे। फिर 1991 में आकर ही क्यों यूएसएसआर बिखर जाता है? इसका रीजन था इस दौरान हुए कुछ इवेंट्स। आइए जानते हैं इन इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स लीडिंग टू डिसइंटीग्रेशन। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन उसके लास्ट लीडर गोर्बाचेव के पावर में आने के साथ शुरू होता है। मार्च 1985 में गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बनते हैं
और वो कुछ ऐसी पॉलिसीज इनिशिएट करते हैं जिनकी वजह से सिचुएशन में तेजी से बदलाव होता है। ये पॉलिसीज थी ग्लासनोस्त एंड पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त यानी कि पॉलिटिकल ओपननेस। इसके थ्रू गोर्बाचेव स्टालिनिस्ट रिप्रेशन के ट्रेसेस को एलिमिनेट करना चाहते थे, जैसे कि बैनिंग ऑफ बुक्स और ओमनी प्रेजेंट सीक्रेट पुलिस। इसके तहत सोवियत सिटीजन्स को न्यू फ्रीडम्स मिलती हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाता है और पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और भी पार्टीज को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। सेकेंड सेट ऑफ रिफॉर्म्स को पेरेस्ट्रोइका या इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। गोर्बाचेव के अनुसार सोवियत इकोनॉमी को रिवाइव करने का बेस्ट वे है उस पर से गवर्नमेंट ग्रिप को लूज करना। उनको लगता था कि प्राइवेट इनिशिएटिव इनोवेशन को लीड करेंगे, इसलिए 1920s के बाद पहली बार इंडिविजुअल्स और कोऑपरेटिव्स को बिजनेसेस को ओन करना अलाउ कर दिया जाता है। वर्कर्स को बेटर वेजेस और कंडीशंस के लिए स्ट्राइक करने का राइट दे दिया जाता है। साथ ही गोर्बाचेव सोवियत एंटरप्राइजेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करते हैं। दोस्तों, गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स तो इतने अच्छे और पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, फिर इनकी वजह से यूएसएसआर का डिक्लाइन कैसे हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि इन रिफॉर्म्स का असर तुरंत नहीं दिखता। पेरेस्ट्रोइका ने सोवियत स्टेट की कमांड इकोनॉमी को एक झटके में खत्म कर दिया था, लेकिन मार्केट इकोनॉमी को मैच्योर होने में समय लग रहा था। गोर्बाचेव के खुद के शब्दों में कहें तो न्यू सिस्टम के काम शुरू करने से पहले ही ओल्ड सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। गोर्बाचेव की पॉलिसीज का इमीडिएट रिजल्ट बस राशनिंग, शॉर्टेजेस और गुड्स के लिए कभी न खत्म होने वाली कतार के रूप में नजर आता है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों में गवर्नमेंट के प्रति फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जाता है। द रेवोल्यूशंस ऑफ 1989 एंड द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन। दोस्तों, गोर्बाचेव बिलीव करते थे कि बेटर सोवियत इकोनॉमी के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बेटर रिलेशनशिप्स बहुत जरूरी है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। इसीलिए वो आर्म्स रेस से बाहर आने का फैसला करते हैं। गोर्बाचेव अनाउंस करते हैं कि अफगानिस्तान से सोवियत ट्रूप्स को विड्रॉ किया जाएगा, जहां वो 1979 से वॉर में एंगेज्ड हैं। इसके साथ ही ईस्टर्न यूरोप के वॉर्सो पैक्ट नेशंस में भी सोवियत मिलिट्री प्रेजेंस को कम कर दिया जाता है। इस नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी से सोवियत यूनियन पर तो गहरे प्रभाव देखने को मिलते ही हैं, लेकिन इससे पहले इसका असर ईस्टर्न यूरोपियन अलायंसेस पर देखने को मिलता है, जो कुछ ही महीनों में किसी रेत के किले की तरह ढह जाते हैं। 1989 का फर्स्ट रेवोल्यूशन पोलैंड में होता है, जहां नॉन कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट सॉलिडारिटी मूवमेंट लॉन्च करते हैं और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से फ्री इलेक्शंस की डिमांड करते हैं। सोवियत मिलिट्री की तरफ से हेल्प न मिलने पर गवर्नमेंट को इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और इलेक्शंस में